गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 21 अक्टूबर एंड डे है थर्सडे। तो कल मैंने काफ़ी सारा पॉजिटिव रिस्पांस देखा था कमेंट्स के अंदर। मैंने कल पूछा था कि आपको जो चैप्टर्स वाला फॉर्मेट है वो वीडियोस का कैसा लग रहा है, तो कल काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था उसके लिए। और अगर आपको भी वो पसंद है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप कुछ नोट्स बनाते हैं किसी भी फॉर्म में, जैसे एक पर्सन थे उन्होंने मेरे को कल ही टेलीग्राम पे शेयर किया कि वो न्यूज़पेपर के अंदर ही थोड़े थोड़े आर्टिकल्स के साइड में लिख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो अगर आप वैसा भी कुछ करते हैं तो आप मेरे को शेयर ज़रूर करें। मैं टेलीग्राम पे आपको एक नीचे लिंक मिलेगा ग्रुप का, वो एक ग्रुप है तो आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर मैंने कुछ ना कुछ मैसेज भेज रखा होगा, तो आप मेरी आईडी पे क्लिक करके वहाँ पे मुझे सेंड कर सकते हैं जो आपके नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। मैं एक बार टाइम नोट करता हूँ। वोडाफोन आइडिया सेज येस टू स्पेक्ट्रम मोरेटोरियम। मैं पहले आपको सबसे पहले एक और आर्टिकल पे लेके चलता हूँ 19 अक्टूबर के। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है, नहीं भी देखी तो आपको ये आर्टिकल याद आएगा। इसके अंदर देखिए, टेलीकॉम कंपनीज गेट टिल अक्टूबर 29 टू टेक कॉल ऑन गोइंग फॉर अ 4 ईयर मोरेटोरियम। ये 19 अक्टूबर का पेपर है। इसके अंदर मैंने आपको सारा मोरेटोरियम का कॉन्सेप्ट भी पूरा ढंग से बताया था। इसके अंदर मैं आपको ये भी एक बार रिवाइज सा करा देता हूँ। मोरेटोरियम क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि रीपेमेंट हॉलीडे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको लेट सपोज 100 रुपीज़ का आपने लोन लिया है, जो यहाँ पे ये वाली फिगर है, और उसके बाद आपको 12 रुपीज़ 10 साल तक पे करने हैं आपके इंटरेस्ट को मिला करके। अब मोरेटोरियम में आप शिफ्ट करवा सकते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं आपने 1 साल पेमेंट करी, उसके बाद आपको 2 साल की कुछ इमरजेंसी है, जैसे कोविड जैसा कुछ आ गया मान लेते हैं, तो आप जो है उसको शिफ्ट करवा सकते हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको 12 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, या फिर आपको 14 रुपीज़, 14 मतलब कि 12 से थोड़े ज़्यादा रुपीज़ आपको उसी टाइम के अंदर रीपे करने पड़ेंगे, जो कि आपके 6 ईयर्स बचेंगे। तो वही हो गया आपका। इसी तरह से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये था कि टेलीकॉम कंपनीज़ को मोरेटोरियम का चॉइस दिया गया था कि आपको मोरेटोरियम लेना है तो आप ले सकते हैं। आपके पास अक्टूबर 29 तक का टाइम है हाँ और ना बोलने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, टेलीकॉम कंपनीज़ के अंदर कौन सी आती हैं, मेनली आपकी जियो आ गया, रिलायंस आ गया, मतलब रिलायंस जियो वही हो गया एक, तो एयरटेल और वी आई यानी कि वोडाफोन आइडिया। तो वी आई की यहाँ पे बात की गई है क्योंकि उनके पास लोन भी बहुत बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने जो है येस कर दिया मोरेटोरियम को। अब यहाँ पे आपको वो समझ में आएगी चीज़। स्पेक्ट्रम मोरेटोरियम का कुछ मतलब नहीं है। स्पेक्ट्रम का मतलब है आपका ये वाले जो खंबे होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट का रिसोर्स है, तो गवर्नमेंट इनके लाइसेंसेस इशू करती है, तो वो उस हिसाब से जो है उसके लिए मोरेटोरियम दिया गया है। कि जैसे क्या हुआ कि मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने एक कंपनी को स्पेक्ट्रम बेच दिया, वो पेमेंट नहीं कर पा रही है अभी, तो मैंने उसको एक तरह से लोन दे दिया उस अमाउंट का जो उसको मुझे देना था। तो मैंने उसको लोन दे दिया, उसके बाद क्या हुआ कि उनको रीपे करना है, तो रीपे करने के लिए रीपेमेंट हॉलीडे मांग रहे हैं 4 साल के लिए, तो इनको जो है वो मिल गया। यहाँ पर ये हो गया येट टू कन्फर्म ऑन एजीआर मोरेटोरियम। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ एजीआर मोरेटोरियम जो है, एजीआर क्या होता है, एजीआर मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि टैक्स टैक्स जो इनका है गवर्नमेंट को इनको देना है, उसके ऊपर भी मोरेटोरियम इनको, मतलब इनको, सॉरी उसी न्यूज़ के अंदर था, मैं अगर आपको वापस से दिखाता हूँ। यहाँ पर था, दो चॉइसेस दी थी आपकी, ये आपका और वन टाइम ऑप्शन था ये इक्विटी में कन्वर्ट कराने का, जो मैंने आपको बताया अभी अभी। तो दो चीज़ें थी, इनको दो चीज़ों का बताना था, तो दूसरी चीज़ का इन्होंने नहीं बताया, पहली चीज़ का बता दिया। तो वही है कि अभी 29 अक्टूबर तो काफ़ी थोड़ा टाइम था ही, तो तब तक वो बता देंगे। दूसरी चीज़ वो है कि आपका ऑप्शन टू कन्वर्ट इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट्स इनटू गवर्नमेंट इक्विटी। मतलब वही है कि आपका जो डेफर्ड पेमेंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, वही कि जैसे लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, जो भी देना है, तो वो जो है अमाउंट उसको आप इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करा लो, यानी कि गवर्नमेंट को अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो। ये एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने उनको दिया है, तो उसके ऊपर भी उनको अभी हाँ करनी है, मतलब हाँ या ना जो भी करनी है। तो ये हो गया बेसिकली। यहाँ पे इनको 60,000 करोड़ के आसपास का बेनिफिट मिला है, रिलीफ मिला है, मतलब कि उनको 4 साल के बाद रीपेमेंट करनी पड़ेगी इसकी। और दूसरी बात कि अगर वो एजीआर को भी हाँ कर देते हैं तो 35 से 40,000 करोड़ का और उनको यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो ये हो गया आपका। वी आई हैज़ ऑल्सो आस्क्ड ड्यूटी व्हेन विल इट गेट बैक बैंक गारंटीज। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है आपका एडिशनल, बैंक गारंटीज़ का। बैंक गारंटी क्या होता है, बहुत ही बेसिक सी बात है। जैसे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट की फॉर्म में कुछ डिपॉजिट कराते हैं बैंक को, जिसके अगेंस्ट आप लोन लेते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ बैंक गारंटी नाम से होती है कि आपने, जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट ने वीआई वालों को लोन दिया है, तो उसमें बैंक गारंटी देगा, मतलब कोई ना कोई बैंक जिससे वीआई वाले बात करके रखेंगे कि हमें हमारी गारंटी आप गवर्नमेंट को दे देना, कि मतलब अगर हम रीपे नहीं कर पाएंगे तो मैं कर दूंगा, ऐसा आप गवर्नमेंट को बोल देना, उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे।
ये बेसिकली ये पूरा। तो यहाँ पे वही है कि जो बैंक्स थे वो भी जनरली गवर्नमेंट बैंक्स ही थे, तो गवर्नमेंट बैंक्स से पैसे आने के लिए उन्होंने डीओटी को बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बोला है कि हमने जो गारंटी के फॉर्म में पैसे दिए थे आपके बैंक्स को, तो वो हमें वापस से भिजवा दीजिए। और 14,000 करोड़ अमाउंट, इसका भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है, यहाँ पर 14,000 करोड़ का अमाउंट इनको मिल सकता है वापस बीजी की फॉर्म में। बीजी मतलब वही बैंक गारंटी। इंडियाज ओनली लॉस मेकिंग प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, ये हाँ ये सब मिला जुला के इन्होंने कंक्लूसिव बात लिख दी है कि जो इंडिया की ओनली लॉस मेकिंग प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है। ओनली लॉस मेकिंग मतलब वही हुआ कि ये जियो तो कर नहीं रही है, एयरटेल भी लॉस नहीं कर रही है, तो वो सब जो मिला के है कि यही वाली सिर्फ लॉस कर रही है, ये भी अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करने की, रिपेयर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश यहाँ पर कर रही है, ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली। मैं यहाँ पे एक बार नोट कर लेता हूँ ना। ये बहुत ही मतलब इस जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये थोड़ी सी ऐसी न्यूज़ है, इसके अंदर कोई खास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया ऑल सेट टू क्रॉस माइलस्टोन ऑफ 1 बिलियन जैब्स टुडे। बहुत ही बेसिक बात है कि 1 बिलियन जैब्स, जैब्स मतलब वैक्सीन्स, तो वह 1 बिलियन वैक्सीन जो है एडमिनिस्टर कर दी है गवर्नमेंट ने, मतलब आज हो जाएंगी वो क्रॉस। और अभी तक आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 997.4 मिलियन है, तो वो एक ही 3 मिलियन के आसपास रह गई हैं कुछ, 2.6 मिलियन, तो वो जो है आज हो जाएंगी, ये कहना चाह रहे हैं। और इसके ऊपर ये काफ़ी सारे कैंपेन चलाएंगे और इनका गाना भी आएगा आज और एक वीडियो भी आएगी। तो वो ये कि आपका वैक्सीन सेंचुरी हैशटैग, ये इस हिसाब से एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाएंगे। दूसरी बात, मतलब ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है मुझे पता है, बट फिर मैं बता देता हूँ। सॉन्ग और ऑडियो विजुअल फिल्म बनाएंगे ये, और मतलब वो आज रिलीज़ हो जाएंगे बेसिकली। तो आपको बेसिकली इसके अंदर पता ही ये चीज़ होनी चाहिए कि हेल्थ मिनिस्टर हैं मनोज, ठीक है, मनसुख मंडविया, मतलब मेरे को नाम शायद प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बट आपको हेल्थ मिनिस्टर का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता था तो मैंने बोल दिया कि आप इससे जो है याद रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका बहुत बेसिक था, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। राइट, तो बंधन आइज फ्यूचर जनरली लाइफ स्टेक, बहुत बेसिक सी बात है। बंधन होल्ड कंपनी, मतलब क्या होता है कि हर कंपनी की होल्डिंग कंपनी नाम से भी अलग से कंपनी होती है, जिसके अंदर वो उस कंपनी के सारे शेयर्स होल्ड करते हैं, तो वो होता है। तो बंधन होल्ड को है कंपनी आपकी जो बंधन बैंक को होल्ड करती है। अब यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने ऑफर दिया फ्यूचर ग्रुप को कि उसका एक, अच्छा फ्यूचर ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, तो फ्यूचर ग्रुप के अंदर एक कंपनी है फ्यूचर जनरली लाइफ। और लाइफ जनरली जिस भी कंपनी के आगे लगा होता है, मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे होते हैं, तो जनरली लाइफ एक फ्यूचर वालों की कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर। तो बंधन बैंक वाले उसको अक्वायर करने की एक तरह से मतलब आय कर रहे हैं मतलब कि बात कर रहे हैं, फ्यूचर ग्रुप वालों से बात कर रहे हैं। तो ये हो गया बेसिकली जनरली लाइफ इंश्योरेंस एक 3-वे जॉइंट वेंचर, ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि ये 3-वे जॉइंट वेंचर का मतलब बेसिक सी बात है कि 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट वेंचर वो फॉर्म किया हुआ है। तो ये आपके 3 लोगों का नाम इन्होंने दिया हुआ है फ्यूचर ग्रुप। एक तो फ्यूचर ग्रुप है मेन होल्डर, उसके अंदर आईआईटी मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यहाँ पे आपको नीचे दिख भी रहा है। और तीसरा है इटालियन इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट जाइंट जनरली। तो ये तो मेन वही हो गया, फ्यूचर ग्रुप वाला ही हो गया। तो ये हो गया आपका सारा जो ओनरशिप है बेसिकली जनरली लाइफ इंश्योरेंस का। तो ये काफ़ी मतलब पुरानी कंपनी है, 118 इनके ऑफिस है पैन इंडिया, और एनुअल ग्रॉस प्रीमियम कलेक्शन 1322 करोड़। प्रीमियम कलेक्शन का वही कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो प्रीमियम का कलेक्शन कितना है इनका। और फाइनेंशियल 2022-2021 के अंदर डाउन रहा है 11% फाइनेंशियल ईयर 2020 से। ये बेसिकली हमने पूरे जो भी इन्होंने समराइज फॉर्म में दिया हुआ था वो हमने डिस्कस कर लिया। तो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ ना। FRL अ पार्टी टू फ्यूचर्स रो विद Amazon SIAC। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आपको लगेगा कि पहले क्यों नहीं बताया है। तो इसके अंदर मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। पहले क्या हुआ था कि फ्यूचर ग्रुप एक नाम से कंपनी, हमें अभी डिस्कस भी की है आज। तो फ्यूचर ग्रुप नाम से कंपनी थी, तो उसने क्या है कि अमेज़ॉन वालों से एक अग्रीमेंट में एंटर किया। उनको जो है लोन की रिक्वायरमेंट थी बेसिकली, तो उनको जो है 1400 करोड़ का लोन दिया अमेज़ॉन वालों ने। बदले में एक उन्होंने अग्रीमेंट साइन करवाया कि आप कभी भी रिलायंस को नहीं बिकोगे का मतलब वही कि आपने अपना स्टेक जो है सेल नहीं करोगे रिलायंस को, ये उन्होंने कहा। तो बेसिकली क्या कि फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर ग्रुप जो है वो भी रिटेल के अंदर ही काम करता है इंडिया के अंदर, तो मतलब उनका बिग बाजार भी उन्हीं का है। तो अमेज़ॉन चाहते थे कि ये रिटेल वाला जो सेगमेंट है वो किसी तरह से हमें मिल जाए फ्यूचर के अंदर, और कम से कम रिलायंस को ना मिल पाए, ताकि हमारा एक कॉम्पिटिटर कम हो जाए रिटेल सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे यही इसी उससे इंटेंशन से उन्होंने बोला कि हम आप जो है रिलायंस को सेल नहीं करोगे। उसके बाद क्या हुआ, वही हुआ जो मतलब मना किया था, रिलायंस को सेल करने की बात चली। और इसमें क्या हुआ कि FRL ने
अब जो अपना नया पॉइंट लेके आए हैं वो पहले हम वो समझ लेते हैं। हालांकि वो खारिज हो गया, मतलब वो मना कर दिया गवर्नमेंट ने नहीं सॉरी कोर्ट इसके अंदर जो मेन चल रही है वो भी आपको समझना ज़रूरी है। वो है SIAC, यहाँ पे लिखा भी है, आपको हेडलाइन के अंदर दिख रहा होगा SIAC का मतलब है आपका सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ये आर्बिट्रेशन कोर्ट होती है, इसके अंदर हम कभी आर्बिट्रेशन के बारे में बाद में बात कर लेंगे, बट ये जो है मेन कोर्ट है जिसके अंदर सारी चीज़ें चल रही है। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में भी गया था ये केस, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, फिर आपका सिंगापुर इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर गया हुआ है और काफ़ी टाइम से वहीं पे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इसकी चल रही हैं ना। हुआ क्या इसके अंदर, पहले हुआ था कि जब इन्होंने FRL वालों ने यानी कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड वालों ने क्या पॉइंट बोला कि जो इनका रिटेल का पूरा सेगमेंट है वो मैं एक बार जूम कर रहा हूँ जानबूझ के, तो यहाँ पे जो FRL वाला सेगमेंट है उन्होंने बोला कि हमारा जो पूरा रिटेल का सेगमेंट है वो तो FRL नाम से कंपनी है उसके अंडर आता है, और एक दूसरी कंपनी है इनकी FCPL मतलब फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये उस एक नाम है बेसिकली, आपको इस नाम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फ्यूचर ग्रुप के अंदर ही दूसरी कंपनी हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट है, हम जो मैंने आपको पहले बताया था वो FCPL के नाम से है और हम बेचना तो FRL चाह रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम अभी भी उस एग्रीमेंट के तहत FRL को आप क्या कह सकते हैं, FRL को कुछ कह ही नहीं सकते आप। FCPL की बात हुई थी, हम इसको बेच ही नहीं रहे, तो FRL को जो हम बेचना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से उन्होंने उस एग्रीमेंट को ब्रीच किया है। सीधी सी बात है कि कोई क्यों करेगा, मतलब ऐसे कि मतलब अमेजोन वाले देख के कैसे करेंगे। तो पहले FCPL के साथ ही बिजनेस होता था सारा, रिटेल का सेगमेंट है, उन्होंने फिर चेंज कर करके FRL में सारा लिया है। तो उस तरह से बेसिकली इन्होंने कंपनी ने काम किया। तो ये बेसिकली ये हो गया। अग्रीमेंट इन्होंने बताया भी, यहाँ से डिस्क्लोज हुआ है। तो अग्रीमेंट इन्होंने बताया कि 3 जो है पहले हुए थे अमेजोन और FCPL के बीच में, वही कि जो है हमारा किसी को आप सेल नहीं कर सकते। दूसरा कि FCPL एंड BSE लिमिटेड FRL, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, और दूसरे का भी मेरे को इसमें आइडिया नहीं है कि मतलब कोई ऐसे इसका ज़रूरी भी नहीं है काम, क्योंकि अगर काम ज़रूरी होता तो इसके अंदर ही एक्सप्लेन किया होता। FCPL एंड फ्यूचर ग्रुप ये आपका वही हो गया कि ये बिकेंगे, मतलब फ्यूचर रिलायंस वालों को नहीं बिक सकते। ये जो है ये मतलब रिलायंस वालों को नहीं बिक सकते, वो इस एग्रीमेंट के अंदर और इस एग्रीमेंट के अंदर, दो के अंदर बोला हुआ है। सेकंड एग्रीमेंट के अंदर क्या बोला है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको किसी को पता है तो आप नीचे ज़रूर से कमेंट कर दें। नाउ इसके अंदर हुआ क्या कि अब SIAC वालों ने बोला, मतलब सिंगापुर वालों ने बोला कोर्ट ने, कि FRL इज़ अ प्रॉपर पार्टी, FRL ही प्रॉपर पार्टी है। मतलब बेसिकली पूरे आर्गूमेंट को जो सारा दिया जो मैंने आपको समझाया वो उसको खारिज कर दिया कि जो है ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर पार्टी है और यही बिके, मतलब यही इसी के साथ उनका मीनिंग यही था कि इसी के साथ अग्रीमेंट हुआ है और यही सेल नहीं हो सकती है। तो बेसिकली इस तरह से हुआ है। अगर आपको टेक्निकल्स में जाना है तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, और मतलब कि कैसे ये हुआ है, क्योंकि एग्रीमेंट पे तो लिखा हुआ है FCPL, तो वो सब आप देख सकते हैं, बट मैं आपको मेन जो समरी आई है इस पेपर के अंदर वो बता रहा हूँ। एक बार नोट कर लेता हूँ ना। गवर्नमेंट शुड कीप वॉच ऑन इन्फ्लेशन डिमांड ट्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर हुआ क्या है कि संजीव मेहता, आपको पता ही मैंने बताया था, चेयरमैन है HUL के। तो मतलब आपको नाम शायद अगर याद रह सके तो आप रख भी सकते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स को कोट करते हुए, स्टेप्स को रेफ़र करते हुए ये बोला है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन का ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से ऐसा कोई स्टेप लेती है जो डेवलपमेंट में मतलब कारगर हो सकता है, डेवलपमेंट करा सकता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होता है उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है प्राइस के ऊपर, जो गुड्स का प्राइस है तो वो मतलब बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर डिमांड बढ़ेगी किसी चीज़ की तो एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये मतलब डार्क साइड है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो लोग उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, मतलब पहले वो पुअर थे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ बट उनके साथ तो हुआ नहीं, बाकी लोगों के साथ हो गया। तो वो वापस और ज़्यादा पुअर हो गए और प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गए, तो कैसे उसको कूप अप करेंगे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को सीधी सी बात है कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे वो लोग। तो इसीलिए ये होता है कि डिमांड ट्रेंड्स को देखना चाहिए और इन्फ्लेशन को देखना चाहिए, ये HUL वाले बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक काफ़ी अच्छा पॉइंट रखा है ये वाला, सेकंड इज टू कीप अ फिंगर ऑन द पल्स ऑफ कंजम्पशन एंड अंडरलाइंग डिमांड। भी बहुत ही अच्छी बात जो मैंने आपको अभी बताया वही बोला बेसिकली कि पल्स कैसी है, मतलब कि ट्रेंड कैसा है पूरे कंजम्पशन के अंदर, डिमांड के अंदर। वही की बात है, मान लो तो अगर जैसे हमारा GDP बढ़ा 1 ट्रिलियन से बढ़ गया फॉर एग्जांपल, 1 ट्रिलियन से बढ़ा तो सही, बट उसके अंदर मान लेते हैं 70% पार्ट ये था कि
जो बड़े 4-5 कैपिटलिस्ट हैं, जैसे आपका रिलायंस हो गया, अडानी वाले हो गए, मतलब ये सारे जो ग्रुप्स हैं, पतंजलि वगैरह भी अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो वो सब जो ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने मिलके जो है 70% कॉन्ट्रीब्यूशन उनका था उसके अंदर, बहुत ही अच्छी बात है। बट बाकी का क्या, बाकी 30% पूरी कंट्री के पास है, और 30% भी आपको पता है मिडिल क्लास रिच के साथ पास जाएगा, फिर मिडिल क्लास के पास आएगा, तो उसके अंदर 30% खत्म हो जाएगा, जो भी ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ी 1 ट्रिलियन से। तो रिच क्लास जो पुअर लोग हैं उनको पहले ही नहीं मिल रहा था, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो पार्ट भी नहीं ले पाए, तो वही बात है कि उनके लिए पैसा और सामान जो है और महंगा हो गया। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं पूरे में, देयर आर द कमोडिटीज़ वेयर कॉस्ट इंक्रीजेस। ये मैं आपको ये वाली पूरी लाइन जो है मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ पहले, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश के अंदर इन्होंने लिखा है कि क्या कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने फॉर एग्जांपल एक 100% मार्जिन लेने की कोशिश की है, कि अगर हम जैसे 10 रुपीज़ का कोई सामान है, हम 20 रुपीज़ में बेचते हैं, 100% मार्जिन लेते हैं, तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि इनपुट की जो कॉस्ट है वो 1.8 टाइम्स तक भी बढ़ी है। जैसे आप देखेंगे कि इन कॉस्ट इंक्रीजेज आर क्लोज टू 1.8x ऑफ द लास्ट ईयर, कि पिछले साल से 1.8 टाइम्स भी हुई है कॉस्ट। तो अगर हम वो भी चीज़ लें यहाँ पर, तो 18 रुपये उसी चीज़ की कॉस्ट हो गई, मान लेते एक्स चीज़ है, कोई भी चीज़ है। तो अगर हम अगर हम अभी भी चाहें कि 100% जो है आपका प्रॉफिट रहे, क्योंकि अगर 100% प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर हमारे फाइनेंशियल्स में वो चीज़ दिखेगी, क्योंकि हमारा मार्जिन कम हो गया, तो हम लोग हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो हमें 100% मार्जिन तब भी दिखाना पड़ेगा। तो 100% मार्जिन दिखाने के लिए हमें 36 रुपये वो चीज़ बेचनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इन्होंने जो है एक मतलब बिना किसी एग्जाम्पल के, बिना किसी नंबर की बात बोली थी, मैंने थोड़ा सा नंबर्स डाल दी ताकि आपको समझ में आ जाए ना। यहाँ पे 20 रुपये से वो चीज़ इफेक्टिवली 36 रुपीज़ की हो गई, जो 80% इंक्रीज़ है। तो आप समझ रहे हैं कि एक जो पुअर है, मतलब जो बेसिकली कोई भी पर्सन, मिडिल क्लास पर्सन मान लो कोई ऐसा है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं उठा पाया, तो वो कैसे इसको कूप अप करेगा, कैसे अपने डेली बजट को 80% से इंक्रीज़ करेगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये इस पॉइंट को कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एप्ट स्टेप्स लेने चाहिए इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए ना। यहाँ पे इन्होंने किसी बेसिकली स्टेप की बात नहीं की है, तो हम वो उसकी बात नहीं करेंगे। मैं वो नोट कर लेता हूँ नाउ। न्यू फॉर्म्स, सॉरी आपको पीछे नॉइज आ रही होगी शायद। नाउ न्यू नॉर्म्स पुट ऑटो डेबिट्स इन नो मैन्स लैंड। बहुत बेसिक सी बात है कि ऑटो डेबिट को नो मैन लैंड में, नो मैन लैंड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई नहीं है, तो ऑटो डेबिट मतलब किसी भी चीज़ को, ये एक थोड़ा सा एडियम वाली सेंस के अंदर है कि अगर आप किसी भी चीज़ को नो मैन्स लैंड के अंदर डालते हैं, मतलब है कि किसी चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो ऑटो डेबिट को ख़त्म करने की बात की न्यू नॉर्म्स के अंदर। ऑटो डेबिट का मतलब ये होता है कि आपने जैसे अमेजोन पे देखा होगा कि आप जो है 30 डे फ्री ट्रायल ले लो, उसके बाद आपके पैसे अकाउंट में से अपने आप कटते रहेंगे, आपके डेबिट कार्ड में से, आपके बैंक अकाउंट में से। तो वो बेसिकली ऑटो डेबिट वाला ही फीचर होता है नेटफ्लिक्स के अंदर, सॉरी नेटफ्लिक्स के अंदर भी होता है, बहुत सारी साइट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही क्या हुआ है कि आरबीआई ने एक मैंडेट निकाला है अपना, यहाँ पे आपको नीचे उसकी सारी डिटेल्स दिख रही होंगी। सबसे अच्छा मतलब ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया इसको। बैंक्स नीड टू सेंड प्री डेबिट नोटिफिकेशन टू कंज्यूमर्स 24 आवर्स बिफोर ऑटो डेबिट, कि जब आपका जैसे अमेजोन की डेट है आपकी 21 सितंबर को, तो 21 सितंबर को आपकी डेट है, तो आपको 20 सितंबर को ही 24 आवर्स बिफोर आपको जो है एक ऑटो डेबिट प्री डेबिट नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका ऑटो डेबिट कटने वाला है 24 घंटे के बाद। तो ये आपको ज़रूरी कर दिया, और ये भी उन बैंक्स के लिए है जिन्होंने आपका कंप्लायंस को पूरा कर रखा है। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने कंप्लायंस ही पूरा नहीं कर रखा, उनके कंज्यूमर्स को तो खुद से जाके ही पेमेंट करनी पड़ेगी, उनकी पेमेंट ऑटो डेबिट ख़त्म कर दिया मतलब। तो इस तरह से ई मैंडेट्स ऑन कार्ड अबव 5000 नॉट अलाउड, वो ये कि आपका जो आपके कार्ड के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिकली जो होता है कि आपको कुछ अपना पिन नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, तो वो तो 5000 से ऊपर अलाउड ही नहीं कहती है, वो तो ख़त्म कर दिया है। और दूसरा इन्होंने एक जो काफ़ी मतलब मेरे को लगता है यूपीआई प्रमोट करने के लिए बात की है, ई नैक को प्रमोट करने के लिए बात की है कि ई नैक और यूपीआई पे ऑटो पे कोई उस पर इफेक्ट नहीं है, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। ई नैक के बारे में आपको शायद नहीं पता हो, तो उसके बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिकली अबाउट 3 वीक्स इंट्रोड्यूस द न्यू रिजाइन अनाउंस बाय द आरबीआई, कन्फ्यूजन रीन्स ऑन, मतलब बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल मर्चेंट्स हैं, जो कि मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इंडिया के जो लोग हैं उनसे जो पेमेंट ले रहे हैं वो मतलब ऐसे ही ना ले, ऑटो डेबिट में ना ले पाएँ, और बाहर वाले जो सिस्टम्स हैं इनके वो ऑटो डेबिट में लेंगे। तो ये जो सिस्टम का चेंज करना है उनको, वो 3 हफ्ते हो गए हैं इस न्यू रूल का, जो ये न्यू रूल मैं आपको बताया, मतलब ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट अभी शायद 2 हफ्ते पहले ही हुआ होगा। तो जो ये हुआ है बेसिकली 2-3 हफ्ते पहले, तो उसको जो है चेंजेस करने में अभी तक उन्होंने किए नहीं है चेंजेस, और अभी और टाइम लग सकता है। तो हमने जो है पूरा जो है आर्टिकल फर्स्ट मतलब पेज है वो पूरा डिस्कस कर लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। now चलते हैं 80 मार्क्स वाले सेक्शन के ऊपर। या
ना मिड एंड स्मॉल कैप क्रैक डिपेंस सेंसेक्स फॉल 456 पॉइंट्स। बहुत बहुत बेसिक सी बात है। इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका बीएससी का एक इंडेक्स होता है। एक तो आपका बीएससी आपने सुना ही होगा, सेंसेक्स। सेंसेक्स तो मेन इंडेक्स आपका जो 60,000 अभी क्रॉस भी कर गया है, और कल ही जो है सेंसेक्स आपका 456 पॉइंट्स गिर गया है आपका। और आपको अगर प्राइस देखना है तो प्राइस भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सेंसेक्स 61,259 पे आपका आ गया। तो ये बेसिकली क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे सारी चीज़ों की दिखाते हैं, निफ्टी की, सेंसेक्स की, और काफ़ी सारे और इंडेक्स की हमने पहले बात की हुई है। ना इसके अंदर बीएससी वालों के और बहुत सारे इंडेक्स हैं। बीएससी वालों के बहुत सारे इंडेक्स हैं। कैसे? बीएससी का एक इंडेक्स है मिड कैप इंडेक्स। मैं आपको एक बार जूम करके बताता हूँ। मिड कैप इंडेक्स ये है इंडेक्स, जैसे आपका बीएससी का सेंसेक्स है, उसके अंदर 30 कंपनीज हैं टॉप इंडिया की। बीएससी के मिड कैप इंडेक्स के अंदर मिड कैपिटलाइजेशन की जो एक लिमिट होती है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, एक लिमिट होती है उसके अंदर जो कैपिटलाइजेशन है कंपनी की, उसके हिसाब से 106 कंपनी को इसके अंदर लिया हुआ है। और ऐसी एक स्मॉल कैप का इंडेक्स है, उसका नाम यही है बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो इसके अंदर 150 कंपनीज को लिया हुआ है जो स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर आती है, मतलब जो छोटी कंपनी है थोड़ी, वही हो गया। तो उसमें जो है उन्होंने वो जो है डाउन हो गए 5% से दोनों ही, यानी क्रैक डिपेंस। क्रैक डिपेंस का मतलब समझ रहे हैं कि उनका जो फॉल है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ना। यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी बात है, बाकी सब तो यही कि आपका यही लिखा है, सेंसेक्स स्लिप्ड 456 पॉइंट्स और 0.7%। ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। और सेंसेक्स हिट्स आफ्टर, मतलब वो ये कि आपका ये अपने रिकॉर्ड हाई पर थे ट्यूसडे को। सेंसेक्स यानी बीएससी के सारे इंडेक्स ट्यूसडे वेडनेसडे को हाई, सबसे हाई पे थे। सेंसेक्स आपका 61,000 क्रॉस कर गया था, सॉरी 62,000 क्रॉस कर गया था वेडनेसडे के इंट्राडे में, मतलब वेडनेसडे के दिन के बीच में। हमने ये भी कवर किया था पहले। ट्यूसडे को जो है ये दोनों इंडेक्सेस भी अपने हाई पर थे, और अब जो है 5% के फॉल पर आ गए, ये कहना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बोली है कि एनालिस्ट सेज बाइंग शुड इमर्ज विद कूलिंग ऑफ वैल्यूएशंस। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये बात है कि वैल्यूएशंस आप सभी को पता है, मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं इंडियन मार्केट की अभी। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे एनालिस्ट है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि बाइंग इमर्ज होनी चाहिए जब वैल्यूएशंस थोड़ी कम हो जाए। वैल्यूएशंस कम कैसे होंगी? जब प्राइस थोड़ा नीचे चले जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये बेसिकली घुमा फिरा के कहना चाह रहे हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा, जब जब वैल्यूएशन थोड़ी कंट्रोल के अंदर आएगी, तब वापस से जो है बूम आ सकता है इन स्टॉक्स के अंदर भी। तो एक तरह से पोटेंशियल आपको बैगर्स देख सकते हैं ये स्मॉल कैप मल्टी बैग, जो ये स्मॉल कैप और मिड कैप है। तो हमने जो ये डिस्कस कर लिया, मैं एक बार टाइम नोट कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर। डी स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट, बेसिकली डी स्ट्रीट का मतलब होता है दलाल स्ट्रीट। तो ये है आपकी बुलिश है एचयूएल पे, बट एक्सपेक्ट्स अर्निंग्स टू ड्रॉप। बहुत ही बेसिक सी बात है, हमने 2 बार डिस्कस कर लिया 2-3 के अंदर। कल ही शायद 2 आर्टिकल्स इसके, फर्स्ट पेज के अंदर और 80 मार्क्स के अंदर। बहुत बेसिक सी बात है। एचयूएल मतलब आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके अभी रिजल्ट्स आए थे। इनके रिजल्ट्स में क्या है कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं और जो रेवेन्यू दोनों बढ़े हैं, बट 7% 9% ऐसे बढ़े हैं। तो कोई अच्छी ग्रोथ, मतलब बड़ी ग्रोथ इनको नहीं माना गया इसको। तो यहाँ पे यही बोला है बुलिश है इसी वजह से। और कल बता रखा था कि नहीं है बुलिश, तो बहुत सारे एनालिस्ट हैं अलग अलग बात बोलते हैं। तो कल बोला था कि इसको बाय नहीं करना चाहिए, होल्ड करो, अगर आपके पास है तो सेल करो। आईडीबीआई बैंक तो ये बोल रहा था। खैर जो भी है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि बुलिश है एचयूएल पे, बट एक्सपेक्ट्स अर्निंग टू ड्रॉप। सीधी बात है, अर्निंग्स को ड्रॉप मतलब मार्जिन जो इनका है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि आपके प्रॉफिट, बेसिकली आपको पर ट्रांजेक्शन कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉल होएगा वो फ्यूचर के अंदर, जो भी अगले क्वार्टर का या अगले पूरे साल का, वो करना चाह रहे हैं। और इसका जो मेन रीज़न उन्होंने ऊपर बताया, मैंने हाईलाइट कर रखा है, इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन। सीधी सी बात है कि आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। हमने देखा हुआ था 1.8 टाइम्स वाला जो पॉइंट था, वो भी इसी से कहीं ना कहीं रिलेट आपका कर रहा है। तो हमने जो ये पूरा यहाँ पे देख लिया। अगर आपको इसमें ये बहुत बेसिक सी बात है, इसलिए मैंने इसको और कोई एक्सप्लेन नहीं किया, इसके अंदर कुछ खास है भी नहीं, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा बोला नहीं। एक बार नोट कर लेता हूँ। इंडियन इक्विटीज अनअट्रैक्टिव विद हाई वैल्यूएशंस, स्लोइंग अर्निंग्स सेज यूबीएस। अच्छा, यूबीएस क्या है? यूबीएस आपका पहले, मतलब पहले इसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। अभी इसकी फुल फॉर्म तो ये नहीं है, इनका जो ऑफिशियल नाम है वो यूबीएस ही करती है, बट आप फिर भी इनको यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड बोल सकते हैं, या यूनियन बैंक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना। इसके अंदर हुआ क्या है, ये बेसिकली अभी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सीधी सी बात है, बैंक है तो पहले भी फाइनेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो है इंडियन इक्विटीज़ को, यानी कि इंडियन इक्विटी मार्केट है जो पूरा, इंडियन इक्विटीज़ का बेसिकली आप मीनिंग में लगा लो इंडिया के शेयर्स जो है इंडिया की कंपनी के, उनको अनअट्रैक्टिव बोला है। अनअट्रैक्टिव किस ग्राउंड पे? कि उनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, अर्निंग्स बहुत कम है।
तो 2 पॉइंट उन्होंने बताया कि अर्निंग्स बहुत कम हो रखी है। हमने अभी देखा था कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप। इंडिया की खुद की जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो खुद बोल रही हैं कि जो अर्निंग्स है ड्रॉप कर सकते हैं। तो मतलब बाहर वाले तो बोलेंगे, तो बाहर वाले यही बोल रहे हैं, मतलब यूबीएस वाले यही बोल रहे हैं कि स्लोइंग अर्निंग्स हो सकती हैं आपकी, और हाई वैल्यूएशंस हो गई है कंपनी की। कंपनी का शेयर होना चाहिए 10 रुपये पे और चल रहा है 100 रुपये पे। ऐसा कुछ कुछ इन्होंने इस पूरे आर्टिकल के अंदर, मतलब सेंस उनकी ये है बेसिकली। तो हमने जो यहाँ पे पूरा देख लिया है, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी बात बनाई, काफ़ी इन्होंने कंपेरेटिव व्यू दिया है, कंपेरेटिव व्यू दिया है, और पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किए। मैं आपको बता दूँ, पहली बात इन्होंने बोली है कि MSCI इंडिया इंडेक्स, ये एक ऐसा इंडेक्स है MSCI वालों का, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स शायद है इसका नाम, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं है याद। मॉर्गन MS से तो मॉर्गन स्टैनली है, ये मुझे याद है। तो इसके अंदर जो है इंडिया के सारे स्टॉक्स आते हैं, टोटल सारी कंपनीज के जो लिस्टेड हैं सब स्टॉक्स आते हैं इसके अंदर। तो ये जो है 17% से बढ़ा है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आपकी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स ज़रूर होंगे जो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से फॉल करें। जैसे अभी आपने IRCTC देखा होगा, बहुत ज़्यादा उससे दिख गया था। यहाँ पे भी अच्छा वो लिखा हुआ है, मैंने आपको शायद हाईलाइट करके बताया नहीं, मिड कैप के अंदर जिस यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है IRCTC, जो भी आपका इतने 2 सेशन से 24% फॉल कर गया। खैर यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि उन्होंने बोला कि आपका जो 17% से राइज हुआ है इंडियन मार्केट के अंदर। बट मतलब ये तो अच्छी बात हो गई, बट इनके बाद इन्होंने डिफाइंड किया कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान आर द लीस्ट प्रेफर्ड मार्केट। यानी कि इन्होंने बताया, ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने कंपैरिजन किया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पहले ऐसे ही होता था कि आपके वही अर्निंग्स कम हो गए थे, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफ़ी सारे रिटर्न्स आ गए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी भी रिटर्न सबसे ज़्यादा थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है इंडिया का। उसके ऊपर कौन आता है? उसके ऊपर रशिया और ऑस्ट्रेलिया ही आता है। तो सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो सेम रीज़न इन्होंने दोनों के दिए हैं यहाँ पर, अगर आप पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं। एंड ताइवान आर द लीस्ट प्रेफर, ताइवान तो मतलब छोटा स्टॉक है शायद, मतलब छोटा स्टॉक एक्सचेंज है शायद, इसलिए बोल रहे हैं। इसका मुझे रीज़न क्लियरफाई नहीं है, इन्होंने बताया भी नहीं है आप, मतलब कम से कम इस आर्टिकल के अंदर ना। यहाँ पर क्या है, वाइल चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस आर द मोस्ट अट्रैक्टिव, ये मतलब कुछ अट्रैक्टिव मार्केट्स भी इन्होंने यहाँ पर बोले हैं। तो हमने जो पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ना। एक बार मैं नोट कर लेता हूँ, आगे जाते हैं। आगे, ब्रोकरेजेस रिटेन व्यूज ऑन नेस्ले इंडिया। बहुत ही बेसिक सी बात है, इसके अंदर हुआ क्या है कि आपका इसके अंदर जो अभी नेस्ले इंडिया है बेसिकली, तो उनके भी रिजल्ट्स आए हैं। तो उनके रिजल्ट्स के अंदर 5.2% राइज रहा इनके नेट प्रॉफिट के अंदर, और आपको फिगर भी दिख रही है 677 करोड़, और 9.6% राइज रहा इनके सेल्स के अंदर, जो आपको फिगर दिख रही है 3800 करोड़ समथिंग। तो ये आपका बेसिकली ये हुआ। सॉरी, इसके अंदर हुआ क्या कि बाकी काफ़ी सारी ब्रोकरेज ने, ऐसा क्या है कि ब्रोकरेजेस का काम ही यही होता है। ब्रोकरेजेस मतलब वो आपकी ऐसी एंटिटी हैं जो जिनके थ्रू आप शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो मतलब इसी बिजनेस के ऊपर ये रन करते हैं पूरा, शेयर्स के ऊपर कि कौन सा शेयर बाय करो, कौन सा शेयर सेल करो। तो एक किसी भी कंपनी का ऑब्वियसली कि किसी भी कंपनी का कोई अपना रिजल्ट्स आता है कि कितना उनका प्रॉफिट रहा, कितना ये रहा, तो वो जो है अपनी व्यू प्रेजेंट करते हैं कि अब आप इसको बाय कर सकते हैं, अभी आपको सेल कर देना चाहिए, अब आपको जो है इसको होल्ड करके रखना चाहिए, अभी अच्छा पोटेंशियल इसके अंदर दिख रहा है। तो ये सब जो बातें हैं यहाँ पे, ये इन्होंने ब्रोकरेजेस ने दिया है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने बोला है कि होल्ड करो, इन्होंने बोला है वो इक्वल वेट लो आपका, ये सिक्योरिटीज़ ने बोला है ऐड करो, यानी कि बाय कर लो, वही सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे इन्होंने बोली। तो बेसिकली इन्होंने दोनों मिला जुला के सब कंक्लूसिवली ये बात बोली कि रिटेन करो, मतलब जो उनका व्यूज़ था पहले, जो उनके जो व्यूज़ थे जो रिजल्ट्स आने से पहले, लगभग वही व्यूज़ हैं अभी भी। जैसे सबका आप देखेंगे इक्वल ही व्यूज़ है जो पहले थे, किसी का भी इनका बस चेंज हुआ है, सेल और होल्ड या IDBI कैपिटल वाले बोल रहे हैं, बस इनके अलावा सब यही बोल रहे हैं जो पहले बोल रहे थे। तो कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं आया। बट एक जो पॉइंट है यहाँ पर ये है, वैल्यूएशंस एट अबाउट 58 टाइम्स फॉर करंट ईयर। ये CY का मतलब होता है करंट ईयर 23 लुक्स एक्सपेंसिव एंड ऑफर्स लिमिटेड अपसाइड, सेट CLSA का मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि वैल्यूएशंस यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं लोग कि 58 टाइम्स ज़्यादा है जितनी इसकी होनी चाहिए। और अगर 58 टाइम्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि अगर अपने पोटेंशियल पे भी आता है ये, तो मतलब कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं दिख रहा कि कहाँ जाएगा, इससे ऊपर कहाँ जाएगा। 58 टाइम्स हो रखी है ऑलरेडी, कहाँ 100 टाइम्स में जाएगा क्या? ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं, इस सेंस के अंदर बोलना चाह रहे हैं। तो आपको जो है, मैं ये क्वेश्चन हाउ जो मैंने लिख रखा है, इसमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि वैल्यूएशंस कैसे निकाली जाती है कंपनीज की, ये आपको कमेंट करना है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कमिंग वीडियोस के अंदर या कल वाली वीडियो के अंदर जो है बता दूँगा आपको। तो ये आपको बताना है कि वैल्यूएशंस कैसे निकाली जाती हैं और क्यों बोल रहे हैं, अगर आपको पॉसिबली पता हो कि क्यों बोल रहे हैं कि वैल्यूएशंस ज़्यादा हो रखी है, 58 टाइम्स जितनी फिगर बहुत ज़्यादा होती है आपकी। तो ये हमने देख लिया। मैं एक बार टाइम स्टैम्प वापस से नोट कर लेता हूँ, 29, 20।
नाउ बिटकॉइन टॉप्स 66,000 एज क्रिप्टो गोज मेन स्ट्रीम। मैं आपको एक बार एक आर्टिकल दिखाता हूँ, पहले कल के पेपर के अंदर 20 अक्टूबर के पेपर के अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ है वापस से। बिटकॉइन फ्यूचर्स हाईलाइट सम पिटफॉल्स फॉर न्यू ETF, ये 20 अक्टूबर का पेपर है, हमने कल डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी कि बिटकॉइन का जो है, बिटकॉइन के फ्यूचर्स का पहली बार एक ETF आ रहा है। या समझ के बिटकॉइन के फ्यूचर्स को हमने पहले कल डिटेल के अंदर समझा था कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो बिटकॉइन के जो भी फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है उनका ETF आ रहा है। तो अगर आप ऑल इन ऑल देखें तो बिटकॉइन का प्रमोशन इससे बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो बिटकॉइन का प्रमोशन बढ़ा ही है, मतलब यही लिखा है पूरी न्यूज़ के अंदर, घुमा फिरा के थोड़ा डेटा दिया हुआ है कि 66,000 का क्रॉस कर गया बिटकॉइन और क्रिप्टो गोज मेन स्ट्रीम। ये सीधी सी बात है, ये बोलना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो आपका मेन स्ट्रीम के अंदर आ गया। मेन स्ट्रीम मतलब एक नॉर्मल बात हो गई है क्रिप्टो खरीदना बेचना, कोई ऐसी हाई फाई बात नहीं है। तो ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पर 66,000 क्रॉस कर गया था ये कल आपका 12:40 का टाइम इन्होंने कोट किया है, और फिर 5.9% का इंक्रीज रहा था इसके अंदर। द लेटेस्ट कन्वर्ट्स केम इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो ऑन ट्यूसडे। मतलब वही आपका वही वाला चीज़ रेफर करें, मैं अगर आपको नाम पढ़ाऊँ तो नाम भी पढ़ा सकता हूँ, ये वाला प्रो शेयर्स बिटकॉइन स्ट्रेटजी ETF। अगर मैं आपको वही वाली वीडियो में वापस से लेकर चलूँ, यहाँ पर 20 अक्टूबर, ये आपका प्रो शेयर्स बिटकॉइन स्ट्रेटजी ETF, वही आपकी इसी को रेफर कर रहे हैं कि कल जो है लॉन्च हुआ था नया, उसकी वजह से 66,000 क्रॉस कर गया और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो के अंदर चेंजेस आए हैं यहाँ पर। तो हमारा जो है पूरा कवर्ड है, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बस यही था, मेरे को ये बताना था। और अगर आपको मतलब टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिलेगा। और मैं वापस से बोलता हूँ कि नोट्स आप जो है ज़रूर 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 शेयर कर दें। आपने जो भी बनाए हैं पेपर के अंदर हैं या वैसे हैं तो वो भी आप ज़रूर शेयर कर दें। So that's it, and thanks for watching.